नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान और मंथन लेकर हाजिर हूं मैं मनीष शर्मा। तो राजस्थान में छात्रों का आरएएस मेंस की तारीख बढ़ाने के लिए जारी धरना अब भूख हड़ताल पर शिफ्ट हो गया है। आरपीएससी की ओर से मांग पूरी न होने तक राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर डटे रहने की बात अभ्यर्थी लगातार कर रहे हैं। अब सवाल है कि आरपीएससी 27-28 जनवरी से तारीख आगे बढ़ाएगी या नहीं। वैसे आरपीएससी पर सवाल एक से कहीं ज्यादा है और ये सवाल आज से नहीं दशक भर से हैं, जो गाहे बगाहे भर्ती आयोग की कार्यशैली, भर्ती नियुक्तियों के जरिए अक्सर उठते रहे और इन विवादों को बिना विवाद के बामुश्किल ही कोई भर्ती पूरी हो पाती है इन दिनों। एक और देश में सबसे बड़े सरकारी इम्तिहान कराने वाला यूपीएससी है, जहां कभी विवाद होता ही नहीं है। दूसरी ओर राजस्थान में सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा कराने वाला आरपीएससी है, जहां विवाद कभी थमता ही नहीं है। और एक तरह से आरपीएससी खुद विवादों का धरना स्थल बनते जा रहा है, जहां सवालों की हड़ताल लगातार जारी है, वो कभी खत्म होती नहीं है, जवाबों का समाधान कभी मिलता नहीं है। इसी पर हम बात करेंगे आज मंथन में और इसके तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे कि आरपीएससी जो लगातार विवादों के कटघरे में रहती है, जहां विवादों का अखाड़ा बन चुकी है, उसका क्या समाधान है। भर्ती से लेकर कार्यशैली से लेकर नियुक्तियों तक क्या समाधान आरपीएससी छात्रों को दे सकती है। वरना अगर अभी तक देखें तो छात्रों के भविष्य से आयोग प्रयोग ही करते दिखाई पड़ता है और समाधान फिलहाल अभी भी इस हड़ताल पर भी कुछ दिख नहीं रहा है। तो छात्रों का कहना यह है कि तारीख को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि इन्हीं छात्रों में से हजारों छात्र ऐसे भी हैं जो पहले से सरकारी सेवा में हैं और उन्हें परीक्षा की तैयारी के लिए काफ़ी कम समय मिला, क्योंकि उनकी ड्यूटी चुनाव में लगा दी गई थी। अब निश्चित रूप से एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए आयोग का, सरकार का ज़रूरी होता है। और जो मौजूदा बीजेपी सरकार है, उन्हीं में से कुछ नेताओं के ट्वीट भी, पुराने ट्वीट जब पिछली कांग्रेस सरकार में इस तरह की हड़ताल हुई थी, वो अब दिखाए जा रहे हैं धरना स्थल पर। एनडीटीवी पर लगातार कवरेज जारी है। कुछ छात्रों की तबीयत भी बिगड़ी भूख हड़ताल से लेकर, जिन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल लेकर जाया गया। तो विवादों का जो अखाड़ा है आरपीएससी कटघरे में है। छात्रों के भविष्य के साथ आयोग का जो प्रयोग है और भर्ती नियुक्तियों पर जो सवाल खड़े होते हैं, उस पर हम आज चर्चा करेंगे और कुल मिलाकर परिणामों और भर्ती पर जो कंफ्यूजन है उस पर सलूशन कैसे मिलेगा। तो इस वक्त मेरे साथ अनिल कुमार गुर्जर हैं, जो एस्पिरेंट है, उनको प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। राम सिंह राजावत शिक्षाविद हैं। सोमू हमारे सहयोगी जयपुर से जुड़ेंगे। पहले सीधा रुख करेंगे अनिल का ही। अनिल, जो धरना जारी है, भूख हड़ताल पर आपने शिफ्ट कर लिया इसको। तारीख फिलहाल तो 27-28 जनवरी है। क्या मांग अभी आप जो रख रहे हैं वो जारी है? अगर किसी तरह की कोई आपसे, क्योंकि आपने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से भी आपका एक प्रतिनिधित्व मंडल मिला है, किरोड़ीलाल मीणा के जरिए भी आपने बात पहुंचाई, 50 विधायक आप कह रहे हैं कि वो उन्होंने आपकी इस बात का समर्थन किया है, तो फिर देरी किस बात की है और कितनी उम्मीद है आपको? सर, हमारा जो हमने तो ये स्टार्ट किया था वो इसलिए स्टार्ट किया था, सबसे पहले तो ये कि हमको ओनली 3 माह यहाँ पे तैयारी के लिए दिए गए हैं। और ये आरपीएससी शुरू से ही, चाहे से कोई भी भर्ती कमीशन हो पूरे कंट्री में, चाहे से स्टेट सिविल सर्विसेज कोई सा भी स्टेट का हो, चाहे से यूपीएससी हो, सब 3.5 से 4 महीने, पौने 4 महीने देते हैं। लेकिन उनका सबका जो यूपीएससी का खासकर जो कैलेंडर पहले से फिक्स रहता है, तो मेंस की एक काफी बड़ी जो हिस्सा है वो कवर हो जाता है प्री की तैयारी करने से पूर्व में। तो उसके बाद में कैंडिडेट्स तैयार रहते हैं और वो आराम से, क्योंकि डेस्क्रिप्टिव टेस्ट यहाँ पे देना होता है, तो उसमें चीजों को रटना होता है और अच्छे से वहां पे लिखना होता है। कंपटीशन बहुत शार्प रहता है इंटरव्यू कॉल के लिए, और +-30 होने से ही बहुत मामला बिगड़ जाता है। आउट ऑफ द लिस्ट और इन द लिस्ट, ये वाला मामला चलता है। मोर देन 20 सब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं। तो अभी जैसे 1 अक्टूबर को हमारा प्री एग्जाम हुआ था, 20 अक्टूबर को हमारी जो यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर किया था आरपीएससी ने, उससे पहले आचार संहिता लग गई थी। तो हमारी डिमांड को हम पहले भी रखना चाह रहे थे, लेकिन हम रख नहीं पाए क्योंकि समय हमको कम दिया गया है। और जैसे ही 3 दिसंबर को यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर होता है, तो हमने ये हमारी मांग रखना स्टार्ट की है। 200 में से 50 के आसपास हम विधायक और मंत्रियों से, कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से, जिनमें उप मुख्यमंत्री जो दिया कुमारी जी शामिल हैं, किरोड़ीलाल जी मीणा हैं जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनके माध्यम से हमसे कहलवा दी, हमने कहलवा चुके हैं।
तो जब ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में तो लोगों की बातें सुनी जाती हैं, और लोग तो जाएंगे कैसे, तो उनके प्रतिनिधि तो उनकी बात रखेंगे। तो जब 50 की संख्या में 200 की टोटल जो कैपेसिटी है विधानसभा की, उसमें 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द स्टेट असेंबली ऑफ दिस स्टेट, तो वो सब अपनी बात सीएम साहब तक पहुंचा चुके हैं। तो ये जो सीएम साहब हैं इतने, मैं तो ये कहता हूं माननीय सीएम साहब ने अभी तक डिसीजन क्यों नहीं लिया है, तो जो भी उनका डिसीजन था वो अब हमको बताना चाहिए था। अभ्यर्थी संशय में है, और जैसे ही एग्जाम्स की डेट पास में आती है तो हम सभी जानते हैं कि एक मानसिक ट्रॉमा है, जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा, उसका शिकार रहते हैं। तो एक संशय की स्थिति बनी हुई है। लेकिन हमारी तो मांग ये है कि जो चीजें हैं वो पारदर्शी तरीके से हों, और जो है समय पूर्व में बता दिया जाए, ताकि क्लैरिटी ऑफ द थिंग्स रहे हमारे माइंड में, ताकि हम चीजों को सही से अप्रोच कर पाए। क्योंकि आप देखो कि इतना बड़ा सिलेबस है, जिसमें आप एथिक्स, पब एड, जिसमें साइकोलॉजी, बिहेवियर, लॉ, और हर चीज उसमें, हिंदी, इंग्लिश, और उसमें भी ऐसे नहीं कि लोकल लेवल पे 10th 12th का स्तर है, उसका स्तर भी आप ग्रेजुएशन के स्तर पे चीजों को पूछ रहे हो। तो उसमें, और फ्रेशर्स की आप बात करो इसमें मुख्य रूप से, तो फ्रेशर्स जो आए हैं, तो जो यूपीएससी में जो फ्रेशर जाता है, तो आप सिलेक्शन रेट वहां पे देखो कि ये एक प्रूव फैक्ट है कि सिग्निफिकेंट द नंबर ऑफ द जो कैंडिडेट्स गेटिंग सिलेक्टेड एवरी ईयर इन द यूपीएससी, तो वो फ्रेशर्स होते हैं। क्यों? उनको पहले से पता होता है वो अपनी कोचिंग करनी है, फिर नहीं करनी है, स्वाध्याय करना है, वो सब चीजें अपने एडजस्ट करते हैं, टेस्ट सीरीज देनी है, नहीं देनी है, अपनी अपनी कैपेसिटी है। तो फ्रेशर्स को तो यहाँ पे बिल्कुल आउट रूल कर दिया गया है कंप्लीटली। अनिल दो बड़े सवाल हैं, अनिल दो बड़े सवाल हैं जो सभी के जहन में, वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आपका कहना है कि आपने उप मुख्यमंत्री तक बात पहुंचा दी है, 50 से ज्यादा विधायकों से आप संपर्क कर चुके हैं, कई कैबिनेट मंत्री भी उसमें शामिल है, किरोड़ी लाल मीणा जैसे नेता उसमें शामिल है। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा का 2022 फरवरी का आप ही के यहाँ एक ट्वीट भी दिखाया जा रहा है पोस्टर के जरिए कि पिछली कांग्रेस सरकार में जब इसी तरह की कुछ मांग हो रही थी तो बालिकाएं जो धरने पर थी, भूख हड़ताल पर, उनको लेकर उन्होंने समर्थन किया था। हालांकि वही राजनीति में बड़ा संयोग होता है कि अब वो मंत्री हैं, उन्हीं की सरकार है, और उन फिलहाल कोई बयान सरकारी स्तर पर किसी मंत्री का, जिन नेताओं से आप मिलकर आए हैं उनका दिखा नहीं है। मेरा सवाल आपसे, जिन लोगों से आप मिले सरकारी स्तर पर, उन्होंने क्या कहा आपको, किस स्तर पर उन्होंने इस मांग को उठाने की, क्योंकि अभी तक कोई सामने आया नहीं है। दूसरा सवाल मेरा यह है कि जब प्री परीक्षा हुई थी उसके फौरन बाद ये पता लग गया था कि 3 महीने का वक्त मिलने वाला है, तो इतनी देरी क्यों की आपने इस मांग को उठाने में? किस चीज का इंतजार आप लोग कर रहे थे? जी, प्रथम तो ये कि हमने जो कैबिनेट मिनिस्टर से हम मिले हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर से हम मिले हैं, तो उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि हम सकारात्मक हमको रवैया उनका दिखा है कि आपका काम हो जाएगा। लेकिन वो काम कब हो जाएगा, ये आश्वासन कब तक चलेगा? क्योंकि हर दिन गुजर रहा है, हर दिन की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, और उसमें हर कोई परेशान हो रहा है। तो आप उस बात को क्लियर क्यों नहीं करते? आप बताओ क्लियर कट कि आपका रवैया क्या है, हम जानना चाहते हैं। सेकंड चीज ये कि हमने पहले डिमांड क्यों नहीं उठाई, तो वो चीज ये है कि आरपीएससी ने हमको डेट्स दी, उसके बाद में हम अपनी मांग को उठाते, उससे पहले ही आचार संहिता यहाँ पे लग गई थी। उसके बाद में 3 दिसंबर को वो आचार संहिता हटती है, उसके बाद में हमारी मांग हम विधिवत रूप से रख रहे हैं, शांतिपूर्वक हम ध्यान आकर्षण हमने करा है। उसके बाद में हम कल से यहाँ पे भूख हड़ताल पे भी बैठे हैं, एक तरीके से हमने अनशन कर रहे हैं हम। तो मेरा जो कहना है, हम सबका जो कहना है वो ये है कि फ्रेशर्स का, अब मैं पॉइंट वाइज बताऊं आपको, जिस फ्रेशर्स का है, 20th अक्टूबर को उनको पता चलता है फ्रेशर्स को कि वी गॉट क्वालिफाइड, देयर आफ्टर दे जस्ट हैड द अप्रोक्सीमेटली 80 to 90 डेज। तो आप सोचो कि 80 से 90 दिन में कौन तैयारी कर सकता है, पहली बात। दूसरी चीज, जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, मान लो जिनके 1 या 2 अटेम्प्ट हो गए, एंड इन द थर्ड अटेम्प्ट दे गेटिंग सीरियस, okay, and the people, majority of the aspirants coming from the lower socio-economic background, so they are getting this as a chance in once in a lifetime। तो उनका इस तरीके से जब बहुत हड़बड़ी में इस तरीके से कराया जाता है, और उसके बाद में इंटरव्यू के हम देखते हैं पिछली भर्तियों में भी कि इंटरव्यू के लिए साल भर लग रहा है। 2018 में, ठीक है, उस चीज पर भी लौटेंगे, उस चीज पर भी आएंगे अनिल, उस पर भी निकाला जाता है। वो आरपीएससी से जुड़ा सवाल है, उस पर भी लौटेंगे। बिल्कुल, आप बने रहेगा। इस वक्त सोमू मेरे साथी मौजूद हैं, वो लगातार आपके इस हड़ताल को कवर कर रहे हैं, शिक्षाविद प्रोफेसर राजावत भी हैं। सोमू, फिलहाल जो खबर आपने कुछ देर पहले रिपोर्ट किया था कि वहाँ कुछ अभ्यर्थियों की तबीयत भी बिगड़ी है, आपकी बात भी उनसे हुई, किसी तरह की आपकी कोई प्रशासनिक स्तर पर, शिक्षा विभाग में, आरपीएससी के स्तर पर क्या कोई रिएक्शन किसी तरह का मिला है फिलहाल, या फिर सरकारी स्तर पर किसी तरह की कोई पहल दिख रही है? और क्या माहौल फिलहाल आपके आसपास वहाँ?
जी देखिए, जो आरपीएससी के एस्पिरेंट जो कि आंदोलनरत हैं, उनमें से 3 की तबीयत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। हालांकि उनमें से एक बाद में लौट कर आ गई और वापस से उस प्रोटेस्ट में वे शामिल हुई। लेकिन क्योंकि वो भूख हड़ताल है और इतनी ठंड में देर रात तक रुकने के बाद तबीयत कई अभ्यर्थियों की बिगड़ने वाली है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं वहाँ पर जो उस प्रोटेस्ट में मौजूद हैं, उनकी तबीयत कभी भी बिगड़ सकती है। दूसरी बात कि आधिकारिक रूप से आरपीएससी हालांकि इस पर कुछ भी कहने से अभी बच रहा है, लेकिन जो आरपीएससी में हमारे सूत्र हैं उनके हवाले से हम ये कह सकते हैं कि फिलहाल आरपीएससी परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने को लेकर कोई विचार नहीं कर रही है, ऐसा लगता है। तीसरी बात कि सरकारी स्तर पे जैसा कि ये सभी अभ्यर्थी अलग अलग लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनसे उनकी मुलाकात हो रही है, तो आश्वासन के सहारे ही बात चल रही है। फिलहाल तक ऐसा नहीं लगता है कि सरकार के स्तर से भी कोई ठोस पहल इस पूरे मामले में की जा रही हो। जी सोमू, जो अभ्यर्थी बीमार हुए थे उनकी क्या हालत है अभी? वो फिलहाल स्टेबल है क्या? कोई मेडिकल रिपोर्ट उनके बारे में? जी देखिए, एक अभ्यर्थी जो थी वो महिला थी जो सुबह ही लगभग 12 बजे 12 से 1 बजे के आसपास वो बीमार पड़ी थी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। हालांकि शुरुआती इलाज के बाद उन्हें वो वापस लौट आई, क्योंकि वहाँ भीड़ भी है और उसकी वजह से भी कुछ परेशानियां हो रही हैं, तो वे लौट आई हैं। और बाकी जो 2 अभ्यर्थी गए हैं उनके बारे में यह बताया गया है कि फिलहाल उनकी स्थिति ठीक है। वे भी हो सकता है कि वापस से लौट करके यहाँ आ जाएं या फिर अपने घर को जाएं, लेकिन फिलहाल उनका स्वास्थ्य ठीक है, ऐसा बताया गया है। ठीक है सोमू, आप बने रहेगा। इस वक्त हमारे साथ आरडी सैनी भी जुड़ चुके हैं, फॉर्मर चेयरमैन है आरपीएससी के। खुद उन्होंने वहाँ की फंक्शनिंग संभाली है और इस तरह की परीक्षाओं, भर्तियों और ऐसी हड़ताल, विवादों और धरने प्रदर्शन से अक्सर सैनी साहब का वास्ता पड़ता रहा होगा। सर, आपका बहुत स्वागत है एनडीटीवी पर। सबसे बड़ा सवाल मेरा यही है कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, आपने खुद आरपीएससी का अनुभव आपको है और उस ओहदे पर आप रहे हैं। 2012 में प्री और फाइनल रिजल्ट्स में 3 साल लग गए थे। 2013 में वैकेंसी निकली, 2016 दिसंबर में भर्ती पूरी हुई। उसके बाद 18 की में भर्ती देख लीजिए, 3 साल लगे। 2021 की वैकेंसी में 2.5 साल में फाइनल रिजल्ट आया। मेंस के बाद 1.5-2 साल तक इंटरव्यू नहीं होते हैं। लगातार अभ्यर्थियों का कहना है कि वो किस तरह से अपना भविष्य के साथ में आयोग जो प्रयोग करते रहता है, वो सबसे बड़ा सवाल है। और अक्सर जो दुहाई दी जाती है कि देखिए यूपीएससी को देखिए, वहाँ भी छात्रों को इतना ही टाइम मिलता है और 3 महीने का समय काफ़ी होता है। तो इससे पहले भी अगर देखें तो 1-1 साल का समय प्री और मेंस के बीच रहा है। ये बड़ी डिस्क्रिपेंसी है पूरी तरह से। एग्जाम कंडक्ट कराने को लेकर, पेपर प्रिंटिंग को लेकर सवाल उठते हैं। पिछली सरकार में पेपर लीक के मामलों की तो भरमार थी। तो जो बड़ी एनोमलीज हैं और जो इस तरह के जो कहें कि सवाल उठते हैं आरपीएससी को लेकर, मैं तो यूँ कहूँगा कि हमेशा विवादों का धरना आरपीएससी बना रहता है। क्या दिक्कत है इसकी कार्यशैली में अभी आयोग को लेकर? बहुत सारे सवाल मनीष जी आपने एक साथ कर दिए। जी, आप एक एक करके जवाब दे सकते हैं। तो पहला जवाब ये है इस कार्य प्रणाली के बारे में कि कोई भी सरकार यहाँ पर जो कमीशन है, फुल कमीशन जिसको हम कहते हैं जी, जिसमें मेंबर भी होते हैं, चेयरमैन भी होता है, उसकी नियुक्ति को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। चाहे ये सरकार हो चाहे वो सरकार, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से जातीय समीकरणों को लेकर ये नियुक्तियां कर दी जाती हैं। वहां परीक्षाएं, भर्तियां करने के लिए जो सारी प्रक्रिया है वो पूर्णतः शैक्षणिक है। लेकिन सरकार ने समझ लिया कि जैसे ये एक विभाग है, आरपीएससी विभाग नहीं है, वो एक स्वायत्त शासी संस्था है जिसको संविधान में एक विशेष दर्जा प्राप्त है। राजस्थान में ही नहीं, सभी स्टेट्स में और सेंटर में भी ये व्यवस्था, ये प्रावधान संविधान ने किया है। लेकिन जैसा मैंने कहा,
ये सरकार हो चाहे वो सरकार हो, उनके लिए ये एक विभाग की तरह है। तो जैसा मैंने कहा कि सदस्यों की, चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर जो राजनीतिक फायदे साधे जाते हैं, ये उसका मंच नहीं है। अब ऐसे में जब आप एक बीए पास को मेंबर बना देंगे या किसी वैद्य को आप चेयरमैन बना देंगे, तो फिर काम चलेगा कैसे? तो कुल मिलाकर ये जो सारी व्यवस्था है, ये सिरे से ही गड़बड़ है। और इस गड़बड़ को ठीक करने के लिए जो इच्छा शक्ति सरकारों में होनी चाहिए, उसका पूर्णतः अभाव है। और चूंकि ये अभाव आज का नहीं है, ये पुराना है, इसलिए विवाद पहले भी थे और विवाद आज भी बने रहेंगे। और अगर इस व्यवस्था में ये सुधार नहीं करेंगे तो ये विवाद भविष्य में भी बने रहेंगे। जी, आपका कहना है कि विवाद हैं और अगर सुधार नहीं हुआ तो ये भविष्य में भी बने रहेंगे। दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था सर, जो ये शेड्यूल है, फिलहाल जो छात्रों की मांग है, कुछ अभ्यर्थियों की आज तबीयत भी बिगड़ी है, ये अब भूख हड़ताल पर जाने लग गए। ये पहली दफा नहीं है, हालांकि पिछली दफा भी यही इसी तरह की सर्दियों में तस्वीरें थी जब यहाँ बालिकाएं बैठी थी भूख हड़ताल पर, और ये वही पुराने नेताओं के ट्वीट भी दिखा रहे हैं वहां पोस्टर्स के जरिए कि तब उनके समर्थन में वही नेता थे जो आज सरकार में है। निश्चित बात यह है कि भर्ती परीक्षा खास करके कैजुअल नहीं होती, और ये बात अभ्यर्थियों को भी समझने की आवश्यकता होती है। आरपीएससी जब कोई एग्जाम कंडक्ट करती है जी, तो उसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है, और आरपीएससी दो काम करती है। एक तो पेपर बनाना जी, और भर्ती की तारीख तय करना। उसके आगे का काम जो है वो प्रशासन का होता है, क्योंकि बड़ी परीक्षा होती है तो प्रशासन को बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है। इसलिए अगर आप किसी समय ये मांग कर दें कि इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, तो रद्द तो किया जा सकता है, लेकिन एक बड़ी जो व्यवस्था की गई उस व्यवस्था को भंग करना पड़ता है। इसका एक समाधान बताता हूं। ये स्थितियां पहले भी पैदा हुई, ये स्थितियां आज भी हैं, ये स्थितियां आगे भी रहेंगी अगर हम समाधान की तरफ नहीं जाएंगे। तो समाधान ये है कि मान लीजिए आरएस की परीक्षा के लिए 5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, तो 5 लाख अभ्यर्थी उसमें गंभीर अभ्यर्थी नहीं होते। जब परीक्षा होती है तो उसमें से आधे परीक्षार्थी ही परीक्षा में बैठते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रशासन को 5 लाख की व्यवस्था करनी पड़ती है और 2.5 लाख उसमें से बैठते नहीं है। अब अगर एक सरकार ये व्यवस्था कर दे या ये निर्णय ले लिया जाए कि एक परीक्षा से 1 माह पूर्व जो अभ्यर्थी परीक्षा में नहीं बैठना चाहते वे अपना आवेदन वापस लेते हैं। अगर वे अपना आवेदन वापस ले लेते हैं तो 50 या जो आधे अभ्यर्थी हैं वो बचेंगे और उसके लिए व्यवस्था आसान हो जाएगी। परंतु ऐसी व्यवस्था, ऐसा प्रावधान नहीं है, और इसलिए जो दिक्कतें पैदा होती हैं, पेचीदगियां पैदा होती हैं, वे स्वाभाविक हैं। जी जी, बिल्कुल। हमारे साथ प्रोफेसर राजावत भी मौजूद है, उनका रुख करेंगे। प्रोफेसर राजावत, आप अक्सर इस तरह के पैटर्न परीक्षाओं को आप देखते रहे हैं, बच्चों से आपका बड़ा नज़दीकी संबंध रहा है पढ़ाई लिखाई को लेकर। आपसे मैं अपने अनुभव में जानना चाहता हूं
कि एक और यूपीएससी जहां कोई विवाद नहीं होता है, एक और आरपीएससी जहां विवाद कभी थमता नहीं है, और हर कोई अब तो इस तरह की उपलब्धि है कि कोई परीक्षा बिना शक के कोई परीक्षा खत्म हो जाए, या फिर बिना पेपर लीक के ये हालत है कि कोई परीक्षा संपन्न हो जाए राजस्थान में। ये बड़ा चैलेंज आ गया है कि पेपर बनना, पेपर प्रिंट होना और पेपर हो जाना, यही अपने आप में एक बड़ी चुनौती बन गई है। और अक्सर हाईकोर्ट तक मामले, आरएस के तो शायद ही कोई ऐसा मामला बचता होगा परीक्षाओं में लेकर जब हाईकोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाते हो अभ्यर्थी। आपको क्या लगता है कि फिलहाल जो ये मांग है छात्रों की, अभ्यर्थियों की, करीब 19,300 से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, कि परीक्षा 3 महीने का समय दिया गया मेंस और प्री के बीच में, आपको अपने अनुभव से क्या लगता है कि परीक्षा का समय वाकई पर्याप्त है या कम है, या ये बढ़ना चाहिए था? अभी ये आंदोलन हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्या आपका असेसमेंट है इसको लेकर, और फिलहाल क्या समाधान हो सकता है? मनीष जी, जैसा कि आपने बताया और सभी वक्ताओं ने भी बताया, आरपीएससी और विवादों का चोली दामन का साथ है। क्योंकि मैं 90 से देख रहा हूँ, 90 के दशक से आरपीएससी का कोई भी आरएस का एग्जाम कभी भी 1 साल या 2 साल या से कम समय में संपन्न नहीं हुआ। इस बार 19 दिन में प्री का रिजल्ट आ गया, उसके बाद मेंस की तारीख घोषित कर दी गई। बच्चों को जैसा सुनने में आ रहा है 98 डेज मिले हैं, और कुछ कार्मिक जो चुनाव ड्यूटी में लगे हुए थे उन कार्मिकों को भी बहुत कम समय मिला है। आरपीएससी को अपना एक कैलेंडर जारी करना चाहिए और उसमें टाइम टेबल पूरा साल भर का डालना चाहिए कि प्री का ये टाइम होगा, मेंस का ये होगा, इंटरव्यू का ये तारीख होगी, तो बच्चे पहले से प्रिपेयर रहेंगे और अपनी तैयारी को जारी रख सकेंगे। तो आरपीएससी में जो, जैसा सैनी साहब बता रहे थे, आरपीएससी में नियुक्तियों का जो पैटर्न है वो पारदर्शी होना चाहिए, उसमें सामाजिक सर्वेक्षण नहीं करना चाहिए। शिक्षाविदों को, वैज्ञानिकों को और बुद्धिजीवियों को वहां पर नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि ये शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। आरपीएससी एक संवैधानिक निकाय है और संवैधानिक निकाय में सरकारों को बहुत अधिक हस्तक्षेप भी नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैं बच्चों के बीच में यहाँ रहता हूँ विश्वविद्यालय में, मैं देख रहा हूँ बच्चों की पीड़ा मुझे तो जायज लगती है। अगर इनको थोड़ा सा समय अगर दिया जाए तो ये बच्चे भी तैयारी कर पाएंगे, और जो सीरियस बच्चे हैं वो भी तैयारी कर पाएंगे। ये भी सीरियस ही थे, इन्हीं कारणों से ये तैयारी नहीं कर पाए होंगे। इन बच्चों के लिए भी सरकार को सोचना चाहिए और थोड़ा समय देकर के एक बार ऐसा इनको अवसर देना चाहिए और भविष्य में अपना टाइम टेबल जारी कर देना चाहिए, और किसी प्रकार का एग्जाम में कोई फेरबदल नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि प्रोफेसर राजावती, सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि 2022 में देखें तो करीब 5 महीने का अंतर था प्री और मेंस के बीच। उससे पहले 2019 में करीब साल भर का समय मिल गया था। तो ये बात तो किसी ना किसी ढंग से जायज़ है कि कोई किसी तरह का कोई पैमाना नहीं है। ये 3 महीने दे दिए, हो सकता है कि 30 दिन भी दे दिए जाते। कोई डिसाइडिंग कोई फैक्टर होंगे कि नहीं होंगे किसी परीक्षा को लेकर, और उस स्तर की परीक्षा को लेकर जो लोग राजस्थान में एडमिनिस्ट्रेटिव चुने जाने हैं, जो प्रशासक चुने जाने हैं उस परीक्षा से, क्या वाकई इतना सरल है, इतना आसान है कि किसी भी तारीख को अनाउंस कर दीजिए? सर, ऐसा पहले भी होता रहा है। पूर्ववर्ती सरकारों ने भी आरएस मेंस की डेट को आगे किया है। ये पहली बार नहीं होने जा रहा है, न बच्चे कोई पहली बार इस प्रकार की मांग रख रहे हैं, और बच्चों की मांग पर सरकारों ने तारीख आगे बढ़ाई भी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चों को एक बार अवसर देना चाहिए और आगे के लिए कैलेंडर जारी कर देना चाहिए, क्योंकि सरकार 18 में और 21 में और 23 में आरपीएससी ने अपना बार बार सिलेबस भी चेंज किया है। तो बार बार सिलेबस चेंज करने से बच्चों को नए सिरे से तैयारी करनी पड़ती है, उनको कोचिंग भी नए सिरे से ज्वाइन करनी पड़ती है। तो मुझे तो ये लगता है कि बच्चों की जो मांग है वो काफी हद तक जायज है। बाकी तो आरपीएससी को निर्णय लेना है, लेकिन एक बार बच्चों को मानवीयता के नाते अवसर देना चाहिए, चाहे थोड़ा समय ही दिया जाए, लेकिन बच्चों को थोड़ा समय आगे दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, समय दिया जाना चाहिए, ये बात आपकी कहनी है। और दूसरे समाधान हमारे साथ डॉक्टर सैनी भी
मौजूद है, वो उठा रहे थे। आप बने रहेगा, चारों मेरे साथ बने रहेगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और आगे आरपीएससी के शेड्यूल और इसकी कार्यशैली में क्या सुधार हो सकते हैं उसको लेकर भी डिटेल में बात करेंगे। और आज मंथन एक बार फिर हो रहा है आरएएस मेंस की तारीख बढ़ाने को लेकर, जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं। और आरपीएससी जो अक्सर अब कहें तो विवादों का धरना स्थल बन गया है, विवादों का अखाड़ा बन गया है, कैसे उसमें सुधार हो। कोई परीक्षा ही बचती है जिसमें विवाद और सवाल खड़े हुए बिना वो संपन्न होती हो। इसको लेकर हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। फॉर्मर आरपीएससी के चेयरमैन खुद आरडी सैनी हैं हमारे साथ, प्रोफेसर राम सिंह राजावत हैं और सोमू आनंद मेरे सहयोगी हैं, अनिल गुर्जर एस्पिरेंट हैं आरएएस। तो ब्रेक के बाद फिर से रुक करेंगे डॉक्टर सैनी का और उनसे जानना चाहूँगा डॉक्टर सैनी आपसे कि दो बड़े सवाल उठ रहे हैं छात्रों की ओर से। एक कहना है कि जो परीक्षा है 800 अंक की जो परीक्षा, उसमें 3 महीने का समय देंगे। इंटरव्यू जो 100 नंबर का होना उसमें एक 1.5 साल लगा दिया जाता है। हर 2 साल में सिलेबस बदल जाता है। 2018 है, 2021, 2023 को स्टेबिलिटी होगी कि नहीं होगी आरपीएससी की ओर से, ये बड़े सवाल अब छात्रों के उठ रहे हैं। मनीष जी, दो बातें हैं जी। एक तो है टेम्परेरी रिलीफ और दूसरा है परमानेंट सॉल्यूशन। टेम्परेरी और ये दोनों जो चीजें हैं इनको समझने की जरूरत है। प्रॉब्लम ये है कि सरकारें सोचती हैं कि प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, ब्यूरोक्रेट्स, वे सभी समस्याओं के समाधान करता है और इसलिए आरपीएससी, आईपीएस और आईएएस का एक चरागाह बन गई जी। जबकि सच्चाई ये है कि उनका इस सिस्टम से, शैक्षणिक व्यवस्था से दूर दूर का रिश्ता नहीं होता है। लेकिन सरकारें ये मानती हैं कि वे समाज कल्याण विभाग को भी चलाते हैं, वे शिक्षा विभाग को भी चलाते हैं, वे दूसरे विभागों को भी चलाते हैं। ऐसे ही आरपीएससी भी एक विभाग है, उसको चला लेंगे जी। और ये जो ब्यूरोक्रेट होता है जो कि आरपीएससी को चलाता है, चाहे वो चेयरमैन हो और चाहे वो सेक्रेटरी हो, दोनों ही ब्यूरोक्रेट होते हैं और दोनों सरकार की बोली बोलते हैं जी। उसकी हाँ में हाँ मिलाकर चलते हैं। उनको लगता है कि जैसा सरकार करी है वैसा हम कर दें, जबकि वो भूल जाते हैं कि ये एक स्वायत्त शासी संस्था है, संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक दर्जा इसको इसलिए दिया गया कि वे अपनी स्वायत्तता को इस्तेमाल करें। लेकिन जो संचालित कहीं और से हो रहा है जी, वो कैसे एक अपनी स्वतंत्र चेतना का इस्तेमाल करेगा। तो ये एक साइकोलॉजिकल और बड़ा टेक्निकल मामला है जो कि आरपीएससी में बीमारी बन चुका है। ऐसे में क्या किया जाए, ये बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि जहां तक इन बच्चों का सवाल है, आपने कहा कि इतना समय देना चाहिए, इतना समय देना चाहिए। जैसे यूपीएससी करती है, उसने एक निर्धारित तरीका अपना लिया और तरीका अपना कर उस पर वो डिटरमेंट है और उसके अनुसार वो सारी चीज कर लेती है। आरपीएससी ऐसा क्यों नहीं कर पाती जी। इसके बहुत सारे लकुनाज हैं। पहला लकुना तो है सरकार के लेवल के ऊपर। सरकार क्या करती है, विभाग जो भर्तियां देती है वो बड़े विलंब से देती है, उनका कोई निश्चित समय नहीं है। साल का साल आप बता दें कि इतनी भर्तियां की जानी है तो आगे की कार्रवाई उसी के अनुसार हो। लेकिन सरकारी जो विभाग है वो आंकड़ा देता ही नहीं है, भर्तियां देता ही नहीं है, देता है 2 साल की, 3 साल की, ऐसे करके वो बड़ी लापरवाही से सारी चीज की जाती है। और ये जो चीज होती है, फिर जो चेयरमैन और सेक्रेटरी ये देखते हैं सरकार के मंशा क्या है और उसी ढंग से वो आगे मूव करते हैं। तो कुल मिलाकर राजस्थान का जो अभ्यर्थी है वो सरकार की मंशा का शिकार है। और ऐसे में अभ्यर्थियों की जो पीड़ा है वो गलत नहीं है, चाहे वो पेपर लीक को लेकर हो, चाहे वो परीक्षाओं में विलंब को लेकर हो, चाहे वो परिणाम घोषित होने में जो विलंब होता है उसको लेकर हो। राजस्थान का अभ्यर्थी निश्चित ही
बहुत पीड़ित हैं और इस पीड़ा का समाधान होना ही चाहिए। मेरे चेयरमैन के कार्यकाल में मैंने जितनी परीक्षा करवाई उसमें से कोई विवाद कभी भी नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं एक शिक्षाविद था और मैं एक विद्यार्थी भी रहा हूँ। इसलिए मैं उस अभ्यर्थी की पीड़ा को जानता था और चीजें हो गई। लेकिन जो ब्यूरोक्रेट है वो इन चीजों को नहीं समझता और न समझना चाहता है। जी सर, एक बड़ी बात यहां पर यह उठती है जो जिक्र आपने किया है कि सरकार की मंशा नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा लैकुना खुद सरकार के स्तर पर है। बाद में आरपीएससी आती है कि उसे कार्य सरकार के हिसाब से करना है। सर्वप्रथम सरकार को बताना पड़ेगा कि कितनी भर्तियां उसे करनी है, उसके हिसाब से शेड्यूल बनाया जाएगा। आरपीएससी में ये नहीं हो पाता है। यूपीएससी में आदर्श स्थिति का पालन हो पा रहा है। अब तो कहें कि प्रदेश और देश में एक डबल इंजन सरकार जो बोली जाती है वो भी है। तो क्या सेम पेज पर सरकार और आरपीएससी आ सकते हैं जिस तरह से यूपीएससी और सेंट्रल गवर्नमेंट की फंक्शनिंग रहती है? क्या दिक्कत क्या होती है इस कार्यशैली में लेकर? मैं आपसे जाना और थोड़ा बारीक से इसलिए समझना चाह रहे थे क्योंकि दर्शकों के लिए भी, छात्रों के लिए भी, क्योंकि बाहर से तो सबको लगता है कि सिर्फ भर्तियां कराने तक मामला सीमित है। उसके पर्दे के पीछे की जो स्थिति वो आप बेहतर बता सकते हैं, किस तरह से सरकार के स्तर पर झोल है? देखिए, एक सरकार कहती है कि हम भर्तियां करने जा रहे हैं जी, दूसरी सरकार कहती है कि सरकार भर्ती कर ही नहीं रही है। तो ये जो राजनीतिक जो चीजें हमले होते हैं ये बड़े अजीब होते हैं और इनको लेकर सरकारें भी दबाव में होती हैं। एक सरकार का ये एजेंडा बन जाता है और दूसरी सरकार बचाव में आ जाती है। जब जो हमलावर सरकार होती है वो पावर में आती है तो वो बचाव ढूंढती है अपना। तो ये जो चीजें होती हैं ये पूर्णतः राजनीतिक हैं और ये जो मसला है ये एक फुटबॉल बन गया। ऐसे में मैं ये कहना चाहता हूं कि हमको तसल्ली के साथ समस्या का समाधान ढूंढने की आवश्यकता है। मैंने एक बार एक सुझाव दिया जिसको डस्टबिन में डाल दिया गया। मैंने कहा कि भर्तियां आप करते हैं तो परीक्षा किस बात की ले रहे हैं आप? मैं एक एग्जांपल देता हूं जी। कॉलेज एजुकेशन में लेक्चरर की भर्ती होती है। ये जो कॉलेज जो एजुकेशन का जो लेक्चरर है ये एमफिल कर लेता है, पीएचडी कर लेता है और नेट कर लेता है। इसके बाद आप अगली परीक्षा कौन सी ले रहे हैं उसकी? क्यों ले रहे हैं? जब उसने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर लिया तो आप कौन सी परीक्षा लेकर उससे क्या करना चाहते हैं? तो मेरा कहना यह है कि आपने जो भर्ती निकाली है उसके लिए आप मेरिट क्यों नहीं देख लेते? और मेरिट से आप नियुक्त, और अगर आपको अब भी लगता है कि इसकी और परीक्षा होनी चाहिए तो कोई ऐसा प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहिए कि नियुक्ति के बाद में 1 साल का जो प्रोबेशन पीरियड है उसमें उसकी परीक्षा और ले लीजिए जी। तो आप इतनी सारी बड़ी परीक्षा का आयोजन करने से बच जाएंगे। बिल्कुल। और जो योग्य अभ्यर्थी है जो मेरिट से आया है, मेरिट से यूं ही नहीं आता बच्चा, वो सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी, बीए, एमए, पीएचडी ये सब करता हुआ आता है। उसकी अपनी पूरी हिस्ट्री होती है, पूरा एक बैकग्राउंड होता है, पूरा उसका संघर्ष होता है। तो वो सारी जो चीजें हैं वो आप एक तरफ ताक पे छोड़ देते हैं और कहते हैं कि हम जो परीक्षा लेंगे उसी से आपका फैसला करेंगे। क्यों? तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी पीछे की जो मेहनत थी उसका कोई मीनिंग नहीं है जी। तो आप अपनी भर्ती प्रक्रिया के ऊपर जरा विचार कीजिए और इसको नए सिरे से इसका गठन कीजिए ताकि चीजों का सरलीकरण हो और चीजें पारदर्शी हो और चीजें विश्वसनीय हो। जी सर, एक बड़ा सवाल अब यहाँ पर यही उभरता है कि जब पिछले साल जो सरकार पिछली सरकार थी, काफ़ी पेपर लीक के आरोप रहे और आरपीएससी अक्सर कटघरे में रही और जाते जाते भी जो केसरी सिंह की नियुक्ति को लेकर विवाद हुआ वो भी सबके सामने था कि फिर खुद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मेरी गलती हो गई और वो हबीब गौरान का एपिसोड आज तक कोई भूला नहीं। तभी से आरपीएससी और विवादों का दामन चोली दामन का साथ, जिस तरह से प्रोफेसर राजावत भी कह रहे थे। अभी ये जो प्री एग्जाम हुआ पिछले साल 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को, 20 को रिजल्ट आ गया, बहुत फुर्ती दिखाई और फिर 3 महीने का समय दे दिया। उसी वक्त तारीख भी अनाउंस हो गई मेंस को लेकर।
आपको क्या लगता है ये जल्दबाजी का निर्णय था या ये बड़ा डेलिब्रेटेड था, सोच समझ कर किया गया था, ये समय पर्याप्त है आपके हिसाब से? मैं थोड़ा समझना चाह रहा था क्योंकि अब अभी जो टेम्पररी सोल्यूशन है वो यही है कि छात्रों को चाहिए ज्यादा समय। देखिए, ये जो चीजें हुई हैं, मैंने कहा था सरकार की मंशा। वो तो चेयरमैन है, वो चेयरमैन देख रहा है कि सरकार की मंशा क्या है। मैं अधिक से अधिक भर्तियां दिखा दूं, हाँ, और समय जल्दी नहीं से है, जल्दी जी, और जल्दी से जल्दी कर दूं। तो आप जल्दी करें, अच्छा करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक समयबद्ध तरीके से करें। और आपका वो जो टाइम टेबल है उसकी अपनी एक विश्वसनीयता होनी चाहिए जो आप कायम नहीं कर पाते हैं। तो आपने फटाक से प्रीलिम्स का रिजल्ट निकाल दिया और उसके बाद में आपने अगली घोषणा कर दी है, तो आप कहीं ना कोई अपने अंक जो है किसी के वहां प्राप्त करना चाहते हैं। आप भी कोई परीक्षा दे रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब ये है इस सारे मामले के अंदर कि ये चीजें, आपने हबीब खान जी का उल्लेख किया। हाँ। हबीब खान जी के समय में आरपीसी की जो हालत खराब हुई, हाँ। उसका भुक्तभोगी मैं क्योंकि उसके बाद में मैं चेयरमैन बना था जी, याद है मुझे जी। और मुझे वो सारी पीड़ा झेलनी पड़ी थी और बड़ी मुश्किल से उसकी खोई हुई साख को मुझे स्थापित करने में बहुत तकलीफ उठानी पड़ी थी जी। मेरे बीमारियां नहीं थी, उसके बाद बीमारियां हो गई, लेकिन कोई बात नहीं। एक बात तो हुई कि मैंने मेरे कार्यकाल में फिर से आरपीसी की साख को स्थापित किया। तो एक संस्था की अपनी एक साख होती है जी, उसकी एक प्रतिष्ठा होती है। और इस देश में संविधान ने जिन संस्थाओं को बनाया है, संवैधानिक दर्जा दिया है, उनकी अपना एक विशेष दर्जा है। उस दर्जे को कायम रखने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है, बहुत कुछ हमको सोचना पड़ता है। बिल्कुल। कुल मिलाकर एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो अभ्यर्थी इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी मांग मुझे नाजायज नहीं लग रही है। इसलिए नहीं लग रही क्योंकि इससे पहले भी आप परीक्षाओं को स्थगित करते रहे हैं, इससे पहले भी आप रिलीफ देते रहे हैं। बिल्कुल, और बिना किसी हड़ताल के भी स्थगित करते हैं जी। तो फिर आप ये कह रहे हैं तो इनको रिलीफ देने में आपको क्या दिक्कत है? और अगर रिलीफ दे देंगे तो कौन सी प्रलय हो जाएगी? इसलिए एक बार आप इनको राहत दे सकते हैं, राहत देनी चाहिए, और उसके बाद आप अपनी व्यवस्था को दुरुस्त कर लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, ठंडे दिमाग से पानी पीकर चीजों को सुलझा लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर सैनी, एकदम मौजूद फरमाया आपने। हमारे साथ प्रोफेसर राजावत भी, उनका रुख करेंगे और अनिल के पास चलेंगे। अनिल, जिस तरह से डॉक्टर सैनी ने बताया, क्योंकि खुद आरपीएससी को कमान संभाल चुके हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, जरा आप अपने बारे में बताएं, कब से आप तैयारी कर रहे हैं आरएस को लेकर और कौन सा आपका अटेम्प्ट है? क्या आपको परेशानी अभी तक एक्सपीरियंस करनी पड़ी है इसको, आरएस की परीक्षा को लेकर? मैं 2018 में वेरी फर्स्ट टाइम आई अटेम्प्टेड, तो उस टाइम पे मैं टोटल 17 मार्क्स से इंटरव्यू कॉल मिस किया था मैंने जी। और मैंने और उस वक्त कितना समय लगा था आपको नोटिफिकेशन निकलने से लेकर आपके इंटरव्यू तक? कितना समय लगा? 5 अगस्त 2018 को हमारा प्री हुआ था। उसके बाद में 25-26 दिसंबर को मेंस की डेट जारी हुई थी और उससे पहले हम तैयार थे 25-26 दिसंबर को। फिर इलेक्शन हुए और इलेक्शन में गवर्नमेंट चेंज हुई, उसके बाद में जनवरी के लिए पोस्टपोन किया गया, फिर जनवरी से वापस से फिर 25-26 जून 2019 के लिए पोस्टपोन उसको किया गया। टोटल लगभग आप काउंट कर लीजिए 11 महीने का समय उसमें लगा है। उसके बाद में मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, 1 साल से ज्यादा लगा है, 13 महीने में मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर किया है जी। और उसी के साथ में मेरा एक साथी है, वो इस परीक्षा में मेंस में फेल होके गया है और आज वो गुजरात में डीएम लगा हुआ है। 2019 में वो आईपीएस बना यूपीएससी के अंदर और 2020 में वो आईएएस सिलेक्ट हुआ और वो वहां पे सिलेक्ट हो गया है। हमारी दिक्कत ये है सर कि हमको यूपीएससी की वेबसाइट देखनी पड़ती है, हमको विश्वास हो जाता है, हमको कोई फीड तो कर नहीं रहा कि भाई आप यूपीएससी की वेबसाइट पे विश्वास करो। वो नोटिफिकेशन निकाल देते हैं, कैलेंडर होता है, हमको विश्वास हो जाता है, हमको सोशल मीडिया पे जाना ही नहीं पड़ता है बिल्कुल ही। वो हम हमारे फन फैक्टर के लिए जा सकते हैं, लेकिन आरपीएससी की वेबसाइट पे भरोसा नहीं होता है। आरपीएससी की वेबसाइट पे जैसे हमारे पास में कैलेंडर आता है, हम आश्वस्त हो जाते हैं, ठीक है इस शेड्यूल के हिसाब से होगा।
जैसे ही कुछ होने लगता है उससे पहले कुछ ना कुछ चीजें होती रहती है। तो जो सर ने जो बताया है, जो पूर्व चेयरमैन सर हैं, मैं उनकी सभी बातों से पूर्णतः सहमत हूं। जो इन्होंने बताया है वो समस्याएं हैं। और जो विड्रॉ करने वाली बात है कि जो भी कैंडिडेट इसको लगे कि मेरी तैयारी नहीं है तो उसको विड्रॉ करने का ऑप्शन दिया जाए पहले, जैसे यूपीएससी देती है। और एक बात यह है कि गंभीर अभ्यर्थी और गैर गंभीर अभ्यर्थी, आरपीएससी एक संवैधानिक संस्था है जो लॉजिक के बेस पे चलनी चाहिए, ना कि इमोशंस के बेस पे या ना प्रीजुडाइज के बेस पे, पूर्वाग्रह के बेस पे। आप सिलेक्ट करने से पहले, कोई भी सिलेक्ट हुआ नहीं सिलेक्ट हुआ उससे पहले कैसे ये डिसाइड कर देंगे कि गंभीर है या गैर गंभीर है? उससे पहले ही एक ओपिनियन क्रिएट कर देना, जजमेंटल हो जाना, तो आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सभी अभ्यर्थी गंभीर हैं, जिन्होंने प्री पास किया है वो ही तो मेंस दे रहे हैं। आपके क्राइटेरिया के हिसाब से ही तो हम मेंस दे रहे हैं। और उसके बाद में हमको समय दिया गया है, 3 माह का समय जैसे दिया गया है। अब जैसे यूपीएससी में ट्रेंड है, पहले पता होता है, जैसे मैं यूपीएससी का भी दूंगा परीक्षा, मेरे को पहले से पता है, तो मैं मेरा ऑप्शनल पेपर पहले से तैयार देख रहा था, पहले 6 महीने पहले से ऑप्शनल देख रहा था, एथिक्स की टेस्ट सीरीज वगैरह लिख रहा था। ये मेरा निर्णय, मैं स्वाध्याय करूं या क्या करूं, कोचिंग ज्वाइन करूं नहीं करूं। लेकिन बात यह है कि मेरे को पहले से क्लियर है, दिमाग में क्लैरिटी है। दूसरी चीज, मैं एक इंसान भी तो हूं, साथ में मेरे और भी कोई काम हो सकते हैं। यहाँ पे 30 जब क्राइटेरिया रख रखा है 40 साल तक आप दे सकते हो, तो 40 साल का एक अपने घर को भी संभाल रहा होगा, उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा तो और भी भर्ती परीक्षा के बारे में सोचेगा। तो जब उसकी क्लैरिटी ऑफ द थिंग्स माइंड में रहेगी तभी तो वो सोचेगा ना कि मेरे को कौन सी परीक्षा कैसे क्या देनी है, मेरे को कितना समय है। तभी तो मेंटल ट्रॉमा में पूरा हॉटस्पॉट सिस्टम कर रखा है कंप्लीटली। तो मेरा कहना यह है, मैं तो पूरी तरीके से, जो सर हैं पूर्व चेयरमैन सर है, उनकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। बात यह है कि अभी ये भर्ती तो फंस गई है। अगर इसको पहले से हमको क्लियर कर दिया जाता तो हम आरपीएससी ट्रेंड पे जाने को तैयार, यूपीएससी ट्रेंड पे जाने को तैयार हैं, आगे भी जाने को तैयार हैं। लेकिन इसका तो कुछ निचोड़ निकाला जाए, इसका तो कुछ सिस्टम सॉल्व किया जाए कि भाई जैसे अप्रोक्सीमेटली जो 1/3 कैंडिडेट्स है वो यहाँ पे इलेक्शन ड्यूटी में थे। इलेक्शन ड्यूटी का ये है कि आप हेडक्वार्टर नहीं छोड़ सकते जब तक कि वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। तो आप कैसे कहते हैं कि ईएल ले लो, ये ले लो, ईएल लेके कैसे तैयारी कर लोगे आप? रिजर्व में कैंडिडेट रखने पड़ते हैं, कभी भी किसी को जरूरत पड़ सकती है इलेक्शन। और दूसरी चीज, इलेक्शन कमीशन इतना ट्रांसपेरेंट क्यों है? वहां पे विवाद क्यों नहीं खड़ा होता? पूरा फेयर प्ले वहां पे क्यों चलता है? क्योंकि वहां पे स्टेक होल्डर्स बहुत अच्छे हैं, पावरफुल है। वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज का मामला है। और यहाँ पे क्योंकि एस्पिरेंट्स हैं, मुट्ठी भर हैं, और इनका क्या ही, क्योंकि आइडेंटिटी उस तरीके से बनती नहीं है। हम पॉलिटिसाइज अगर इस मामले को किया जाता, उस तरीके से कुछ होता, सपोर्ट मिलता, तो तुरंत ही गवर्नमेंट के भी संज्ञान में बातें चल जाती। हाँ, गवर्नमेंट आश्वासन जरूर दे रही है कि आपका काम हम सही है, हमारे पास मैसेज पहुंच रहे, तो डिलीवर कर दिया, तो डिलीवर्ड लिखा आ जाता है मैसेज, तो वो तो हमको पता है ना कि डिलीवर हो गया है मैसेज। अनिल, मैं एक आपके अनुभव से, क्योंकि आप इस हड़ताल में शामिल हैं, आपका क्या अनुमान है जो आपके आसपास लोग हैं, क्योंकि करीब 19,348 ये आंकड़ा है जो आप मेंस में परीक्षार्थियों का प्री से चयन हुआ मेंस के लिए। क्या कितने अभ्यर्थी आपके हिसाब से जो यहाँ बैठे हैं? आप क्योंकि कह रहे हैं मेंस की तैयारी, यूपीएससी के लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं, 2018 से आप तैयारी कर रहे हैं, क्या वाकई में जब आप 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं तो भी 3 महीने का समय कम समय होता है किसी परीक्षा में देने के लिए, आरपीएससी के लिए, जबकि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल सर, कम नहीं होता है। जैसे जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं सर, जैसे 2018 में मैंने एग्जाम दिया, तो मेरा जून 2019 में मैंने एग्जाम दे दिया था मेंस मेरा। उसके बाद में रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, 325 मार्क्स आई गॉट आउट ऑफ द 800 एंड आई मिस्ड द कट ऑफ बाय द 17 मार्क्स। लेकिन उसके बाद में 2021 आई फेल्ड इन द पीटी इटसेल्फ। व्हाई इट हैपेंड आई डोंट नो। I prepared well according to my own standards and I failed in the PT and thereafter आप देख लो ना कि 4 से 5 साल हो गए हैं। So whatever I learned in the 2019 just before the mains examination, I have forgotten all the things and the mains very नहीं, पर लेकिन अनिल, एक बड़ा सवाल ये है कि ठीक है, मेंस का रिजल्ट 19 अक्टूबर को आया और उसके बाद मेंस का जो तारीख, प्री का रिजल्ट आने के बाद मेंस की तैयारी के लिए आपको समय 98 दिन दिया गया 19 अक्टूबर के बाद, 20 अक्टूबर को जो रिजल्ट आया। अब ये है कि कितना समय पर्याप्त होता है, मतलब हाउ मच टाइम इज द इनफ टाइम? वही सवाल सबसे बड़ा ये है सर। बिल्कुल सर, कि क्या 5 महीने में प्रॉपर तैयारी हो सकती है? हाँ। 4 महीने में, क्योंकि इससे पहले 4 महीने भी समय मिला है, क्योंकि अभी 98 दिन, करीब 100 दिन का समय मिला है। सर मैं बताता हूं, यूपीएससी जो है वो एनालिटिकल पेपर है, उसमें हमको फैक्ट्स याद नहीं करने पड़ते हैं, हमको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। तो चाहे से जो गैप भी लग जाता है थोड़ा प्रिपरेशन में, हम हैंडल कर पाते हैं आराम से, क्योंकि एथिक्स है, पूरा पेपर है, प्रैक्टिकल है। और ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी वो फैक्ट नहीं पूछते कि लू के ऊपर आप लिखो, और वहां पे जो भी चीज है
एथिक्स है, एथिक्स में यहाँ पे बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एकदम, कि प्लेटो का न्याय का सिद्धांत क्या है, इस तरीके की चीजें पूछी जाती हैं। यूपीएससी थोड़ा एनालिटिकल अप्रोच है, यहाँ की थोड़ी फैक्चुअल अप्रोच है। आप लगभग 22 से 23 सब्जेक्ट हमारे पास में टोटल है। फर्स्ट पेपर है उसमें लगभग 9 सब्जेक्ट है, फिर सेकंड पेपर उसमें 5 के आसपास सब्जेक्ट है, और इस तरीके से टोटल जोड़े, हिंदी और इंग्लिश भी यहाँ पे जोड़ दी जाती है, और वो भी स्टैंडर्ड तरीके से पूछी जाती है। तो मेरा कहना यह है कि इन सबको 2 से 3 माह में तैयार कर लिया जाता है, मोटा मोटी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है एक फ्रेशर के लिए, सही अंडरस्टैंडिंग। जो पहली बार परीक्षा दे रहा है उनका भी तो अनुपात है, उनके साथ भी तो अन्याय नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका कहना है कि जो पहली बार परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। सोमू का रुख करेंगे। सोमू, जी अनिल, दो से तीन माह में एक बार सिलेबस होता है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनती है, लेकिन वहां पे प्रॉपर टाइम लिमिट के अंदर लिखना, उसको फैक्चुअली करेक्ट लिखना, और फिर उसके बाद में जो जिस तरीके का जो चेकिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसमें सोशल ऑडिटिंग क्या है उसके ऊपर हम नॉर्मल लिखते हैं, उसमें मार्क्स नहीं देते सर, 5 में से 1 नंबर 1.5 नंबर देते थे। सोशल ऑडिटिंग के ऊपर हम लिखते हैं ना, नॉर्मल जो सोशल ऑडिटिंग लिखते हैं। तो ये एक मामला है। ठीक है, आपका कहना है कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है और एक्सपीरियंस की भी कमी होती है, तो इसलिए पर्याप्त समय नहीं है। सोमू, आप लगातार इसको कवर कर रहे हैं, आपका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है? क्या फर्स्ट टाइमर्स वहां पर ज्यादा हैं, या फिर किस तरह का एक जो धरना स्थल पर जो अभ्यर्थी आपको दिख रहे हैं, क्या अलग अलग रिएक्शन है, क्या मोटी जो तकलीफ है उनको तारीख बढ़ाने को लेकर, उसके पीछे बड़ा सॉलिड तर्क क्या है? क्योंकि अलग अलग तर्क सामने आ रहे हैं। जैसे अभी अनिल है, वो पहले से तैयारी कर रहे हैं, क्या इस तरह के लोग भी वहां मौजूद हैं जिनका पहला अनुभव होना है ये, और उनके लिए समय कम है? जी बिल्कुल, देखिए करीब 1 महीने का ये वक्त हो रहा है जब कि विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह था। उस दिन के बाद से मैं लगातार इस पूरे प्रोटेस्ट को कवर कर रहा हूँ। अलग अलग जो इवेंट्स हुए हैं उन सारे इवेंट्स में गया हूँ। अलग अलग तरह के लोग मिले हैं। कोई जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है वे लोग भी मिले हैं, जिनके दूसरे तीसरे अटेम्प्ट है वे लोग भी मिले हैं। जाहिर है कि पूरी डाइवर्सिटी है, और उसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो संख्या की बात आती है, तो भले ही ये संख्या करीब 20,000 के आसपास की है, लेकिन ये अलग अलग जिलों की संख्या है, हमें ये बात समझनी होगी। हाँ, ये बात और है कि जयपुर में सबसे अधिक संख्या होगी, क्योंकि जयपुर में तैयारियों का एक हब है और अलग अलग जिलों से लोग आकर यहाँ तैयारी करते हैं। लेकिन किसी भी प्रोटेस्ट में, किसी भी आंदोलन में, उस पर पीड़ित हर व्यक्ति आकर के सामने अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाता, अपनी बात नहीं कह पाता। तो इसलिए मैंने ये चीज़ देखी है कि पूरे प्रोटेस्ट में अलग अलग वक्त पे अलग अलग तरह के लोग रहे हैं, और मांगे इनकी जायज़ है, क्या जायज़ है, उस पर हमने बात की। और आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन सर जो थे, उन्होंने बहुत कायदे से अपनी बात कही है। लेकिन इतना जरूर है कि ये मुद्दा अभी तक कवर करते हुए ये लगा है कि इसमें डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरह के लोग हैं, लड़कियां शामिल होती हैं। कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो कि रात तक रुकती हैं, क्योंकि रात में वो रुक नहीं सकती तो उन्हें जाना पड़ता है, देर तक रुकने की कोशिश वो करती हैं। तो हर तरह के लोग हैं इस आंदोलन में, और मुझे लगता है कि किसी भी तरह से इन विद्यार्थियों को ये कहना कि ये किसी खास मोटिव से हैं, वो थोड़ा गलत होगा, वो जनरलाइजेशन होगा। बिल्कुल। मैं प्रोफेसर राजावत का रुख करूंगा, आखिरी पड़ाव पर है हम अब डिबेट के। प्रोफेसर राजावत, शेड्यूल को लेकर काफी बात हो चुकी है, वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें पूरी तरह से यूनानिमिटी है, पूरी तरह से एक राय है कि शेड्यूल जरूर होना चाहिए। अब वो क्यों नहीं हो पाता, उसकी भी डॉक्टर सैनी ने इसकी वजह बताई कि किस तरह से मुंह ताकते रहते हैं सरकार की तरफ की भर्तियां निकालेगी और फिर आदेश मिलेगा, उसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, जो कि यूपीएससी में नहीं होता है। तो एक ये बड़ी वजह तो साफ हो गई है। दूसरा ये कि परीक्षाएं हो जाती हैं, उसके बाद परिणाम आने में देरी, परिणाम आ जाता है तो आंसर शीट को लेकर के फिर बेवजह पचड़े में फंसते हैं अभ्यर्थी, कोर्ट में मामला जाता है, फिर कोर्ट से खिंचाई होती है। ये पूरी तरह से एक कानून, सरकार और आयोग के बीच में एक लड़ाई चलती रहती है हर परीक्षा को लेकर। स्मूथ ढंग से कोई परीक्षा खत्म नहीं होती है राजस्थान में, खासतौर पर आरपीएससी को लेकर। अभी जो बात यह है कि अभी जैसे लेटेस्ट भी अगर आप देखें तो अधीनस्थ सेवा भर्ती 2023 की जो आरएस की परीक्षा थी, उसके भी प्रारंभिक प्रश्नों की गलत जांच का मामला आरपीएससी के 8 दिसंबर तक जवाब पेश करने को कहा हाईकोर्ट ने। उससे पहले भी इस तरह के मामले आए, अभी एक रिसेंट और ऑर्डर दिया है। ये जो तमाम तरह की पेचीदगियां बनाई हुई हैं परीक्षाओं की, भर्ती परीक्षाओं के इस तरफ से, जो कड़दा क्लैटर जो आसपास ये इसको कैसे स्मूथ किया जा सकता है भर्ती प्रक्रिया, क्योंकि बड़ा जो अनिल भी जिक्र कर रहे थे कि मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है अभ्यर्थियों को, कि परीक्षा अलग और फिर उसके बाद के इस तरह के तामझाम अलग, कि फिर आरपीएससी से आरटीआई लगा के आप आंसर शीट मांगते रहिए, जवाब मांगते रहिए, फिर कोर्ट जाइए, और चलते रहते हैं मामले, खिंचते रहते हैं परिणामों को लेकर। मनीष जी, मेरा नाम प्रोफेसर राम सिंह चौहान है। जी प्रोफेसर राजावत नहीं है, राम सिंह चौहान है जी। तो
आपने अभी जो कहा कि आरपीएससी में ये जो परीक्षा परिणाम को लेकर अन्य विषयों को लेकर कोर्ट में भी मामले चले जाते हैं, उसकी वजह सैनी साहब जो बता रहे थे जी। वही है कि आरपीएससी में चेयरमैन और सदस्यों का जो मनोनयन होता है वह मनोनयन पारदर्शी होना चाहिए, शिक्षाविदों का होना चाहिए। यदि शिक्षाविद वहां पर बैठे हैं तो पेपर जो स्क्रीनिंग में या पेपर सेटिंग में इस प्रकार की त्रुटियां नहीं होंगी। जहां तक ऐसा नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स भी नहीं समझते, ब्यूरोक्रेट्स भी करते हैं, लेकिन आए दिन पेपर निर्माण करना शिक्षकों का ही कार्य है। तो ऐसे लोगों को अगर वहां पर आरपीएससी में मनोनीत किया जाता है तो इन समस्याओं से निजात मिलेगी, शायद, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी बात, आरपीएससी और हाई कोर्ट, ऐसा कोई एग्जाम आरपीएससी का नहीं है जो हाई कोर्ट में नहीं चैलेंज होता हो। बिल्कुल। उसके पीछे कारण यही है, मूल जड़ भी यही है कि ये जो संवैधानिक निकाय है, इस संवैधानिक निकाय का राजनीतिकरण जब से होने लगा है और जब से ब्यूरोक्रेट्स की ओर आशा से सरकारें देख रही हैं कि वो ही समस्या का समाधान कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं कर सकता है, तो ये जो उपकृत करने की जो पद्धति जो अभी उस समय से लागू हुई है, ये उपकृत करने की पद्धति सरकारें इससे निजात पाएं और निश्चित रूप से आरपीएससी में अच्छे लोगों का चयन हो, शिक्षाविदों का चयन हो, वैज्ञानिकों का चयन हो, कलाकारों का चयन हो, तो ये सारी समस्याएं से समाधान हो सकता है। तो एक तरह से कोर्स करेक्शन करने की जरूरत है, बड़े व्यापक बदलाव लाने होंगे, तभी आरपीएससी जो एक तरह से कहें कि विवादों का धरना बना हुआ है, वो धरना तभी टूट सकता है, वरना आए दिन हर परीक्षा में इस तरह के नज़ारे दिखते रहें और आगे भी दिखते रहेंगे, जैसे डॉक्टर सैनी ने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आर डी सैनी आपका, प्रोफेसर राम सिंह चौहान आपका भी, अनिल और सोमू बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल मंथन में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें NDTV राजस्थान के साथ। नमस्कार।